Hello students, this is video number 9 of simple harmonic motion. लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को लेके और उसकी कैलकुलेशन की थी और एंगुलर एसएचएम को अंडरस्टैंड किया था. इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सिंपल पेंडुलम के ऊपर और उसके टाइम पीरियड की कैलकुलेशन एंड मैनी अदर थिंग्स. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये. व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स. ठीक है, विच टिक्स सेकेंड. इसको ना हम ऐसे पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स उसको हम बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम. क्या बोलते हैं? सेकेंड पेंडुलम. जिसका एक टाइम पीरियड जो है ना, ये पेंडुलम का जो टाइम ये आपकी जर्नी है ना, इसकी जो आपकी मोशन है, इसमें उसका ये यहां से लेके यहां तक की जो जर्नी है उसको 1 सेकेंड लगता है. लेकिन दिस इज नॉट वन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तो इतना होता है. देखो, यहां गया, यहां से यहां आया और यहां से यहां आया. इसको हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं. इसलिए अगर मैं बोलूं ए पेंडुलम विच टेक्स सेकेंड्स, या जिसका जो सेकेंड पेंडुलम है, तो उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? यहां लिख लेते हैं हम. वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम is 2 सेकेंड. तो t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी. तो 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी. 4 इक्वल टू, स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, 4 पाई स्क्वेयर L बाई जी. L इक्वल टू 4G अपॉन 4 पाई स्क्वेयर. 4G अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, यानी कि G अपॉन पाई स्क्वेयर. G अपॉन पाई स्क्वेयर. आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊंगा. G की लगभग वैल्यू कितनी होती है? 10. और पाई स्क्वेयर आप हमेशा के लिए याद रखना, इसकी वैल्यू 10 होती है. मतलब 3.14 का जब स्क्वेयर लोगे ना, ये लगभग 10 के बराबर आता है. और जब इसको कैलकुलेशन करोगे ये सब 1 मीटर के बराबर आएगा. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था. अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बना के देता हूं. ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक पेंडुलम है और इसके टाइम पीरियड को हमने बताना है. अभी ये लिफ्ट है जिसके अंदर एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है. ये लिफ्ट जो है ये विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a ऊपर की तरफ जा रही है. एक्सेलरेशन ऑफ a ऊपर की तरफ जा रही है. और आपको बताना है कि अब बताओ इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा. इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है ना, वो लिखना है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इफेक्टिव. क्या लिखना है? जी इफेक्टिव. अब हर क्वेश्चन के अंदर हमें जी इफेक्टिव की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जी इफेक्टिव हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो यहाँ पे ये जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी हैं? ये देखो, ये फोर्स लगेगी इधर, कौन सी? mg. बिल्कुल हमें पता है, जो नॉर्मली भी लगती थी. लेकिन लिफ्ट के अंदर होने के कारण और आपका ऑब्जर्वर जो है वो अगर यहाँ बैठा है तो उसको यहाँ पे एक सूडो फोर्स भी दिखाई देगी लगती हुई. वो जो सूडो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी? वो भी नीचे ही लगेगी. आपको मालूम है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या लगती है? एक्सेलरेशन. नहीं मालूम है तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको सूडो फोर्स के बारे में. तो यहाँ पे सूडो फोर्स कितनी लगेगी? ma. तो जब ma और ऐसे नॉर्मली क्या लगना था? mg. तो g इफेक्टिव क्या आना था? g. लेकिन यहां पे आपका mg प्लस ma यहां ऐड हो रहा है. m को अगर हम हटा दें, अगर आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको नेट में लिख सकते हो mg प्लस a. तो ये आपका जी इफेक्टिव हो गया. इसलिए टाइम पीरियड यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा?
टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी प्लस ए। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं मुश्किल है इसके अंदर। आगे ले चलते हैं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चले तो उधर भी मैंने दोबारा लिफ्ट बना रहा हूं। इस बार आपको मालूम है मैं क्या करूंगा। इस बार मैंने आपको बोला कि भाई ये जो है ये नीचे एक्सेलरेशन ए के साथ आ रहा है, फिर से सिंपल पेंडुलम है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्या होगा आपको मालूम है अच्छे से क्या होने वाला है। यहाँ देखो, एक तो mg लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। जो ऑब्जर्वर को यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो उसको यहाँ पे हमारे को सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी उसके रिस्पेक्ट में। वो ये क्या आएगी, एम ए। सूडो फोर्स कहाँ ली जाती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, एम ए। आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे कितना कितना फोर्स लग रही है, नेट फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, एम जी माइनस ए, एम जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ क्या, एल बाई जी माइनस ए, एल बाई जी माइनस ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं मुश्किल है इसके अंदर। ठीक है, अगले चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये कोई कैबिन, लिफ्ट नहीं बोल सकते, वो लिफ्ट तो ऊपर नीचे जाती है सिर्फ। ये कोई कैबिन है, कोई कार है, जहाँ पे कार है, ट्रेन है, वट एवर इट में भी, कुछ भी बोल सकता है। वो एक एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जा रहा है। इसके अंदर फिर से एक आपका सिंपल पेंडुलम लगा है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फिर से टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं मुश्किल है इसके अंदर। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो देखो, इस पे फोर्स कितनी लग रही है, एक लग रही है mg नीचे की तरफ। सूडो फोर्स कहाँ लगेगी इस बार, यहाँ कितनी, ma। ठीक है, और इन दोनों का सम, नेट फोर्स लग गई इसके ऊपर, ये नेट फोर्स आ गई इसके ऊपर, ये दिस नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये नेट फोर्स जब इसके ऊपर लगी तो ये नेट फोर्स किसके बराबर है, ये नेट फोर्स किसके बराबर है बताओ, एम ए प्लस एम जी, ऐसा आता है आपको निकालना ये सब। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से अगर करें तो m को अगर मैं बाहर ले लूँ तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये m कॉमन है ना यहाँ, तो m स्क्वेयर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा m, और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये बन गया। जैसे ये बना तो अल्टीमेटली आपका क्या आंसर आ गया, ये जी इफेक्टिव क्या आया, यहाँ लिखो जी इफेक्टिव कितना आ गया। जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। जैसे ही जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आया, हमने बोला भाई टाइम पीरियड जो आएगा जिसका फॉर्मूला होता है टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव ऊपर से डालो एंड गेट द रिजल्ट। ये बन गया अंडर रूट ऑफ एल बाई जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब रूट लगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। आपको समझ आना चाहिए, ये रूट को हम 1/2 भी, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक गाड़ी चल रही है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसको इमेजिन करो प्लीज़। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक, हमने इस पे बात भी की हुई है पहले सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। इसमें एक सर्कुलर ट्रैक में गाड़ी चल रही है जिसके अंदर उसके सेंटर के, उसकी छत पे, उसकी छत के सेंटर पे एक क्या लगा हुआ है, सिंपल पेंडुलम। उसका अब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात हम फोर्सेस को ज़रा बनाएं। इस पे एक फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, कौन सी, mg। ठीक है, और एक लग रही होगी सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। यहाँ पे उसी फोर्स को है सूडो फोर्स ही, वही जो हम अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो पर्सन यहाँ इसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगती है, और वो सूडो फोर्स है कितनी, आपको मालूम है वो सूडो फोर्स कितनी होती है, mv स्क्वेयर अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे वी स्क्वेयर अपॉन आर लगा। अब नेट फोर्स कितनी लग गई इसके ऊपर अगर हम देखें तो, नेट फोर्स कितनी लग गई, ये आ गई नेट फोर्स, ये वाली। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर ये लगी तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू
आप देखो मैं लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का था, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर जो लगी, ये नेट फोर्स किसके बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ। नेट फोर्स लगी दैट विल बी इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। ये आ गई नेट फोर्स जो यहाँ पे लग रही है। इसको अगर देखें m कॉमन ले लें अगर, तो m कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो हमारा जी इफेक्टिव हो जाता है। तो जी इफेक्टिव क्या बन गया, जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका जी इफेक्टिव आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले जी इफेक्टिव किसके बराबर आया। मैं जी इफेक्टिव लिख देता हूँ। जी इफेक्टिव किसके बराबर आ गया, जी इफेक्टिव कम्स आउट टू बी कितना, जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा अंडर रूट। और इसी बेसिस पे टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना, जी इफेक्टिव कितना, ये देखो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझना प्लीज। रूट की जगह मैं 1/2 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अभी इसमें सीखी कि किस तरह से हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अभी क्या है वो, फिजिकल पेंडुलम्स। फिजिकल पेंडुलम्स, दिस इज अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है। फिजिकल पेंडुलम हम किसको बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कोई एक रिजिड बॉडी है जो मैंने यहाँ बनाई है। रिजिड बॉडी मतलब एक बड़ी बॉडी। अभी तक हम जो सिंपल पेंडुलम को कंसिडर कर रहे थे उसमें एक थ्रेड लिया था हमने जिसका वेट भी कंसिडर नहीं किया था। जो बॉब लिया था उसका वो पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर रहे थे। अब बड़े बड़े पेंडुलम आ गए। आप जैसे अपने हाथ में अगर अपने पेन को पकड़ लो, आप अपने हाथ में अपने पेन को पकड़ लो और ऊपर से अपनी फिंगर्स के साथ उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। अपने पेन को पकड़ के उसके साथ फिंगर्स के साथ होल्ड करके रखो। देखो ऐसे, इस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अगर होल्ड करके रखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ फिजिकल पेंडुलम, नॉट अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ फिजिकल पेंडुलम। अब ये रिजिड बॉडी आ गई, अब इसका रिजिड बॉडी का डायनामिक्स आ गया। जब मैं रिजिड बॉडीज कंसिडर करूंगा तो फिर सब कुछ आएगा, डिस्क्स आएंगी, रिंग्स आएंगी, रॉड्स आएंगी, स्फीयर्स आएंगे, तो सब कुछ इसमें कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक रैंडम यहाँ पे डायग्राम बनाई है, यहाँ पे एक रैंडम डायग्राम बनाई है। अब इसमें अगर मैं इसको क्या बोलूँ कि अब ये इसका हिंज है जिसके अबाउट ये घूम रही है, जिसके अबाउट इसकी मोशन है। ये आपका हिंज है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एच के साथ, ठीक है, एच के साथ यहां रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर और ये आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अब ये जब घूम के अब इसके ऊपर यहाँ पे इस समय आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी इस समय, वो एक ही फोर्स है, कौन सी, mg, इसका अपना वेट। और वो कहाँ शो करते हैं हम, सेंटर ऑफ मास पे हमेशा। एज दिस इज पासिंग थ्रू द, ये देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से पास कर रही है, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी यहां पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा यहां पे 0। और नेट टॉर्क 0 होने के कारण यहां पे दिस इज द मीन पोजीशन, यही इसकी मीन पोजीशन है जो मैंने डायग्राम अभी यहां पे बनाई है। कि बिकॉज जो आपके mg की फोर्स की एक्सिस है, फोर्स की लाइन है, वो कहां से पास कर रही है, आपकी हिंज से। इसलिए एंगल जो बनेगा किसके साथ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर में, जो आर वेक्टर और एफ वेक्टर का एंगल बनेगा बीच में दोनों के, वो 0 आएगा। हेंस यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा। और नेट टॉर्क 0 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, मेन पोजीशन। अब थोड़ी देर के बाद बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया, हमने एक स्मॉल एंगल थीटा के साथ, तो ये बॉडी कहाँ पहुंची वो देखते हैं। अब इसको देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉडी डिस्प्लेस करके थोड़ा सा एंगल बनाया इसने। देखो अब मैं बना रहा हूँ एक चीज़, देखो आप ध्यान से, ठीक है, ये एंगल थीटा आ गया, ये एंगल थीटा आ गया। थीटा एंगल के साथ ये डिस्प्लेस हुआ। थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, ये हमने समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेट टॉर्क जो यहाँ पे लगेगा वो अब 0 नहीं होगा, क्योंकि अब इस mg की वजह से टॉर्क होगा। और वो टॉर्क इसको कहाँ लेके जा रहा है, आपने डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में, लेकिन टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि टॉर्क नेगेटिव लिखेंगे हम। और नेट टॉर्क जो यहाँ लगेगा उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान देना। नेट टॉर्क को मैं लिखूंगा, दिस नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mg साइन थीटा। ये mg साइन थीटा कहां से आ गया, mg साइन थीटा आपको मालूम है, आपने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, ये आ गया ना,
ये थीटा है, ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा, और ये होगा एम जी साइन थीटा, जो इसके साथ हमने परपेंडिकुलर लेना होता है आर वेक्टर के साथ, और यहां से ये आ गया एम जी साइन थीटा इंटू एलसीएम. व्हाट इज दिस एलसीएम? एलसीएम इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द हिंज. ये एलसीएम है, दिस इज एलसीएम. ठीक है, और यहां से ये आ गया, और यहां से आने के बाद हम इसका अल्फा लिखेंगे. अल्फा किसके बराबर आएगा? आपको मालूम है ये किसके बराबर होगा? आई अल्फा, लेकिन आई की जगह मैं आई एच लिख रहा हूं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है? हिंज के. इसलिए आई एच इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एलसीएम. यहां से अल्फा निकाला तो अल्फा किसके बराबर आ गया? अल्फा आ गया आपका माइनस एम जी साइन थीटा एलसीएम अपॉन आई एच. ठीक है, लेकिन हमें मालूम है फॉर स्मॉल एंगल्स, क्या? फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को हम किसके बराबर लेते हैं? इसके ऊपर पूरी क्लास ली थी मैंने, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और वो एंगल को बहुत डिस्कशन की थी. तो अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस एम जी एल सी एम अपॉन आई एच इंटू थीटा. तो जैसे ये इंटू थीटा आया तो पहली बात तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई, क्योंकि ये क्या है? थीटा की पावर क्या है? 1. थीटा की पावर 1 है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन. और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? वी नो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा होता है. तो जब माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा आएगा तो क्या बन गया? ओमेगा इक्वल टू क्या बन गया? ओमेगा इक्वल टू बन गया अंडर रूट ऑफ एम जी एल सी एम अपॉन आई एच. फिर आपको मालूम है एक चीज़ क्या, कि ये किसके इसको टाइम पीरियड में, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? 2 पाई से डिवाइड करते हैं. 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम जी एल सी एम अपॉन आई एच. अब इसको उल्टा करते हैं तो क्या बन जाता है आपका? टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई एच. ये फॉर्मूला बन गया आपका फिजिकल पेंडुलम्स के लिए, आई एच अपॉन एम जी एल सी एम. ठीक है, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप? हिंज की पोजीशन चेंज कर सकते हो तो एलसीएम चेंज हो जाएगा. आई एच बॉडी को चेंज करोगे तो आई एच चेंज हो जाएगा. तो उसके लिए फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसके आगे. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल पेंडुलम के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे. थैंक यू वेरी मच.